नौकरशाही के पहले वीडियो में हमने देखा नौकरशाही की परिभाषा को, नौकरशाही के प्रकारों को। अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे नौकरशाही की विशेषताएं क्या हैं, नौकरशाही में क्या अच्छे लक्षण हैं, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें नौकरशाही को अच्छा माना जाता है, लेकिन काफ़ी आलोचनाएं भी हैं, उसके काफ़ी नुकसान भी हैं नौकरशाही के, जो भारत की व्यवस्था को भुगतना पड़ता है। हम इन दोनों का एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और जानेंगे नौकरशाही कितने फ़ायदेमंद है या कितनी हानिकारक है। अब हम नौकरशाही की विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता के रूप में हम देखते हैं अनुशासन तथा पदानुक्रम, डिसिप्लिन एंड हायरार्की। इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले पॉइंट में कि नौकरशाही में अधिकारियों का एक निश्चित पदक्रम होता है। हर व्यक्ति, हर अधिकारी कर्मचारी अपने पद के अनुसार से अपने सबका एक क्रम बटा होता है, जहां हर अधिकारी को अपने से ऊपर वाले अधिकारी का आदेश मानना पड़ता है। इस हायरार्की में जो किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का जो हेड होता है उसको अपने हेड का आदेश मानना पड़ता है। मतलब आदेश ऊपर से नीचे चलते हैं और रिपोर्ट नीचे से ऊपर की ओर हायरार्की में जाती हैं। दूसरा इसकी विशेषता है नियम आधारित कार्य प्रणाली, रूल बेस्ड सिस्टम। ब्यूरोक्रेसी का मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पर जो भी कार्य होता है वो निर्धारित नियमों से होता है, कानूनों तथा प्रक्रियाओं के तहत ही सारे कार्य को किया जाता है। तीसरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं निष्पक्षता तथा तटस्थता। निष्पक्षता मतलब पार्शल ना होना और तटस्थता माने न्यूट्रल रहना। नौकरशाही हमेशा इम्पार्शल और न्यूट्रल रहने का कार्य करती है। नौकरशाही राजनीतिक दबाव से ऊपर रहकर सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार करती है। चौथी विशेषता के रूप में हम देखते हैं विशेषज्ञता, विशेषज्ञ एक्सपर्टीज़। नौकरशाह क्योंकि ट्रेंड होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी होती है, इसलिए अपने अपने क्षेत्र के वे विशेषज्ञ होते हैं तथा प्रशासनिक कार्यों को कुशलता के साथ संपन्न करते हैं। पांचवी विशेषता इनकी कहलाती है स्थायित्व। सरकारी अधिकारी अस्थायी होते हैं, अर्थात इनका एक टाइम होता है रिटायरमेंट का और यह सरकार बदलने पर इनकी नौकरी नहीं जाती है। छठी विशेषता के रूप में हम देखते हैं गोपनीयता, सीक्रेसी। सरकारी कार्यों की गोपनीयता बनाए रखना एक आवश्यक नियम होता है। यह एक दंडनीय अपराध भी है। अगर गोपनीयता का हनन होता है तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर या तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है या केस चलता है। सातवीं विशेषता है कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन किया जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग अलग कामों की जिम्मेदारी दी जाती है। प्रत्येक अधिकारी को विशिष्ट कार्य दिए जाते हैं और उसकी दक्षता के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया जाता है। आठवीं विशेषता है लिखित दस्तावेजों का उपयोग, यूज़ ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। सभी निर्णय और कार्रवाई लिखित रूप में दर्ज की जाती है। लिखित रूप में रिपोर्ट मांगी जाती है, रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं, जिसकी वजह से पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। कोई भी अधिकारी उसको कभी भी चेक कर सकता है। जवाबदेही एक जिम्मेदारी इनकी बनी होती है। जिसने भी रिपोर्ट बनाई होती है उसको अपनी रिपोर्ट के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। नौकरशाही की विशेषताओं को एक संक्षेप के रूप में हम देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट में क्रमबद्ध संरचना, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एक ऊपर से नीचे तक स्पष्ट आदेश और उत्तरदायित्व की प्रणाली होती है। आदेश ऊपर ऑफिसर से लेकर निचले स्तर पर और रिपोर्ट्स नीचे से ऊपर की ओर, उत्तरदायित्व की प्रणाली नीचे से ऊपर की ओर चलती है। नियम आधारित कार्य व्यवस्था होती है, रूल बेस्ड फंक्शनिंग होती है। सभी निर्णय और कार्य नियम कानूनों के अनुसार होते हैं, बिना नियम कानून के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है। तीसरी योग्यता आधारित चयन होता है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। नौकरशाही का चयन उनकी योग्यता और परीक्षाओं के आधार पर होता है। इनके अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे और उनके आधार पर इनका चयन होता है। उनको कार्य के अनुरूप उनके चयन की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है। राजनीतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रल रहते हैं। नौकरशाही निष्पक्ष होती है। गैर राजनीतिक रूप से इनको काम करना होता है क्योंकि इनकी सेवा स्थायी होती है। राजनीतिक नेता तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ये स्थिर होकर के राजनीतिक स्तर पर कार्य को करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं निरंतरता, स्थायित्व का गुण पाया जाता है।
यह सेवा में अधिकारी कर्मचारी निरंतर कार्य करते हैं और स्थायी रहते हैं। एक आयु निर्धारित की जाती है इनके रिटायरमेंट की और अपने निर्धारित आयु में ये रिटायर होते हैं। अब हम नौकरशाही के उदाहरणों को, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नौकरशाही का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS है। यह सबसे प्रमुख नौकरशाही प्रणाली का एक भाग है। IAS अधिकारी नीति का निर्माण करते हैं, पॉलिसी मेकिंग, जिला प्रशासन, विकास कार्य, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के कार्य को करते हैं। दूसरे विभाग के रूप में हम शिक्षा विभाग को लेते हैं। शिक्षा विभाग में काम करने वाली जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो शिक्षा निदेशक या जिला शिक्षा अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं और पाठ्यक्रम को लागू करने का कार्य करते हैं। हम रेलवे विभाग को देखते हैं तो रेलवे की पूरी व्यवस्था नौकरशाही प्रणाली से चलती है। जैसे ट्रेन का संचालन, टिकटिंग, सुरक्षा और रखरखाव के लिए अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा हम पुलिस विभाग को देखते हैं IPS अधिकारी के रूप में। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भूमिका निर्धारित की गई है। IPS अधिकारी जिला स्तर पर कानून का पालन कराते हैं तथा अपराध नियंत्रण के उपाय करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को हम देखते हैं। एक मुख्य चिकित्सीय अधिकारी CMO जिले के सरकारी अस्पतालों की निगरानी करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये स्वास्थ्य के मसले पर कार्य करते हैं तथा कोई भी समस्या स्वास्थ्य से संबंधित होता है तो उसकी रिपोर्ट और उसके बारे में प्रशासन को अवगत कराने का कार्य करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो विशेषताएं पढ़ी हैं वही इनके फ़ायदे भी हैं और वही नौकरशाही के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दर्शाता है। जैसे फ़ायदों में हम देखेंगे सुनियोजित प्रशासन, वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नियम प्रक्रियाओं के साथ प्रशासन में व्यवस्था और स्थिरता बनी रहती है। निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, नौकरशाह सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं और न्याय संगत प्रशासन सुनिश्चित होता है। विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज़, अधिकारी अपने अपने सभी कार्यों में क्षेत्रों में दक्ष होते हैं, नीतियों का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से करते हैं। निरंतरता, कंटिन्यूटी, सरकार बदलने पर भी प्रशासनिक व्यवस्था चालू होती है क्योंकि नौकरशाही स्थायी होती है। जवाबदेही तथा पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, लिखित दस्तावेजों, रिकॉर्ड के माध्यम से काम का हिसाब रखा जाता है। अब हम नौकरशाही की भूमिका को देखते हैं। जो अभी तक हम सब पढ़ चुके हैं उसी का संक्षेप। नौकरशाही की भूमिका क्या होती है, उनका रोल क्या होता है, वो किस तरीके से काम को करते हैं। पहला, वो नीतियों को लागू करते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा, सरकार को प्रशासनिक सहायता देते हैं। तीसरा, नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं। चौथा, कानून तथा नियमों का पालन करवाते हैं। पांचवा, संसाधनों का प्रबंध करते हैं। नौकरशाही के कुछ नुकसान तथा डिसएडवांटेज भी हैं। इनका पहला डिसएडवांटेज है अत्यधिक लाल फीताशाही, जिसे रेड टैपिज्म कहते हैं। क्योंकि ज़्यादा नियम और प्रक्रियाओं के कारण निर्णय लेने में काफ़ी देरी हो जाती है, प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए समय के साथ काम न होकर के काम में काफ़ी देरी हो जाती है। दूसरा कमी है नवाचार की कमी, लैक ऑफ इनोवेशन। नियमों से बंधे होने के कारण अधिकारी नई सोच या प्रयोग करने से बचते हैं। वो इनोवेशन नहीं लाते हैं और उसकी जिम्मेदारी से बचते हैं कि ये नियम कानून में नहीं। भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी कमी के रूप में सामने आता है, जिसे करप्शन कहते हैं। कुछ मामलों में अधिक अधिकार और जटिल प्रक्रियाएं भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। इससे एक तरीके से डिक्टेटरशिप आती है और किसी भी डर का और किसी भी भय का ना होने की वजह से प्रशासन में अत्यधिक अधिकार किसी अधिकारी को मिल जाने की वजह से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। एक कमी और दिखाई देती है कि पावर का अधिकता होने से कहीं ना घमंड में बढ़ोतरी होती है और नौकरशाही में मानवता की कमी देखी गई है, लैक ऑफ ह्यूमन टच। नियमों पर अधिक जोर देने के कारण लोगों की व्यक्तिगत परिस्थितियों को अनदेखा कर देते हैं। प्रॉब्लम्स को नियम कानून की वजह से प्रॉब्लम को अनदेखा करके, इग्नोर करके जनता की समस्याएं इससे और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा एक कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कई बार नौकरशाही पर राजनीतिक दबाव पड़ता है, इसलिए निष्पक्षता उसकी प्रभावित हो जाती है।
अंततः निष्कर्ष में हम देखते हैं नौकरशाही किसी भी देश की प्रशासन की रीढ़ होती है, क्योंकि विधायिका को सहायता देने के लिए कार्यपालिका काम करती है और नौकरशाही इसी का एक रूप है। यह उत्तरदायी, पारदर्शी, कुशल हो और विकास के साथ बढ़े और सुशासन में काम करे तो अच्छी भूमिका निभा सकती है।